Hello students, let's start the next chapter, which is the chapter atoms. So let's discuss about the J.J. Thomson's model of atom first. देखो ये इनिशियल स्टेज की बात है कि जब एटम का स्ट्रक्चर कैसा है वो पता नहीं था, ठीक है। एटम का स्ट्रक्चर स्फेरिकल है, ठीक है। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता था, थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज के बारे में हमें पता था, ठीक है। बट ये किसी भी एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है वह नहीं पता था हमें, ठीक है। तो जे थॉमसन ने एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये एटम्स का कैसा स्ट्रक्चर है, तो जे थॉमसन ने बोला दैट एटम इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। एटम इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। एंड ये एटम के स्ट्रक्चर में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। मतलब जो एटम का स्ट्रक्चर एक स्फीयर है, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एटम का स्ट्रक्चर क्या है, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। और इस स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज में, ठीक है, कहीं कहीं पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्फीयर क्या है, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और ये पूरा का पूरा स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। और कहीं कहीं पर क्या प्रेजेंट है, कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। बट जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि जितना एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसका रीज़न क्या दिया गया कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम का, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जगह पे प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड है अकॉर्डिंग टू दी जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इसमें उनकी हेल्प की जो उनके कंपेनियन थे गाइगर एंड मार्सडन, ठीक है। तो रदरफोर्ड के इंस्ट्रक्शंस पे जो उनके फेलो कंपेनियंस थे गाइगर एंड मार्सडन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है। और देखना चाहा कि जो उसके रिजल्ट है वो जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम से रिलेट करते हैं या नहीं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया गाइगर मार्सडन ने, उन्होंने क्या लिया, गोल्ड की एक थिन फॉइल ले ली, ठीक है। क्या ले ली, गोल्ड की थिन फॉइल, बहुत थिन फॉइल ले ली, ठीक है। और किसको लिया, अल्फ़ा पार्टिकल्स को लिया। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल्स है हीलियम पार्टिकल्स, बट जिनके 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल्स किनको बोलते हैं, हीलियम एटम्स को अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। जिनके 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इजेक्टेड, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दो तो हीलियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फ़ा पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा पार्टिकल की बीम को, ठीक है, ये बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रही है, तो बिस्मथ रेडियो एक्टिव पार्टिकल से अल्फ़ा पार्टिकल्स को एमिट करवाया और इसको किस पे इंसिडेंट करवाया, अल्फ़ा पार्टिकल्स को, अल्फ़ा पार्टिकल को इंसिडेंट करवाया गोल्ड फॉइल पे, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल को भी इस पे इंसिडेंट कराया, गोल्ड फॉइल पे इंसिडेंट करवाया, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि क्या है, हीलियम पार्टिकल, बट उनके 2 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। उनको किस पे इंसिडेंट करवाया, गोल्ड फॉइल पे इंसिडेंट करवाया, ठीक है। गोल्ड फॉइल पे इंसिडेंट करवाया। तो ये जो गोल्ड फॉइल की लेयर थी वो कैसी लेयर थी, थिन लेयर। तो ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे थे, अल्फ़ा पार्टिकल्स 2 इलेक्ट्रॉन्स इनमें से इजेक्ट हो चुके हैं, तो इनका जो मास है अल्फ़ा पार्टिकल्स का अप्रोक्सीमेटली 8000 टाइम्स है किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या है, हैवी पार्टिकल्स, उनका मास अप्रोक्सीमेटली 8000 टाइम्स है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये एनर्जेटिक अल्फ़ा पार्टिकल्स को किस पे इंसिडेंट किया, गोल्ड फॉइल पे। और ये गोल्ड फॉइल की लेयर जो को क्या रखा, थिन रखा। थिन इसलिए रखा कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, वो
ज़्यादा से ज़्यादा किससे कोलाइड करें, गोल्ड फॉइल में जो गोल्ड के एटम्स हैं ना उनसे कोलाइड करें, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स का न्यूक्लियस आ रहा था जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो चुके हैं, यानी अल्फा पार्टिकल्स का क्या आ रहा है, न्यूक्लियस आ रहा है। और न्यूक्लियस जो है वो क्या है, हैवी पार्टिकल है, और उस कोई ना कोई उसकी एनर्जी है जिस एनर्जी से वो मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। तो ये काइनेटिक हाईली एनर्जाइज्ड अल्फा पार्टिकल्स किससे कोलाइड करेंगे, गोल्ड फॉइल से कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके सराउंडिंग में, ये गोल्ड फॉइल थी, इसके सराउंडिंग में एक लगाया गया डिटेक्टर, ठीक है। वो किसको डिटेक्ट कर रहा था, जो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर सकते थे। तो किसी भी डायरेक्शन में अगर अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं तो उनको डिटेक्टर की हेल्प से डिटेक्ट किया गया, ठीक है। तो डिटेक्टर किसको डिटेक्ट कर रहा था, अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो अगर थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम लेकर चलें तो थॉमसन मॉडल तो क्या कहता है कि मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल्स तो हैवी पार्टिकल्स है। तो अल्फा पार्टिकल्स ऑलमोस्ट क्या कर जाने चाहिए थे, स्ट्रेट पास कर जाने चाहिए थे ना। तो हो क्या रहा है, देखो कि अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ले रखे हैं हमने गोल्ड की फॉइल ले रखी है, यानी यहाँ गोल्ड के एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अगर जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम लेकर चलें तो जे थॉमसन मॉडल क्या कहते हैं कि मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, और इलेक्ट्रॉन्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या कर जाने चाहिए थे, स्ट्रेट पास आउट कर जाने चाहिए थे, ठीक है। बट जो हमारे एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट मिला ना, उसमें हमें क्या रिजल्ट मिला कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है। मतलब स्ट्रेट जिस डायरेक्शन में आ रहे हैं ना उस डायरेक्शन में, जैसे ये अल्फा पार्टिकल आया तो सपोज ये इधर चला गया, ये एक अल्फा पार्टिकल आया इधर चला गया, ये एक अल्फा पार्टिकल आया ये इधर चला गया, ठीक है। ये एक अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट डायरेक्शन में आया ये इधर चला गया। तो ये अपने इंसिडेंट पाथ से क्या हो रहा है, डेविएट हो रहे हैं थीटा एंगल पे, ठीक है। इंसिडेंट पाथ से क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं, ये थीटा एंगल पे। तो ज़्यादा पार्टिकल्स तो क्या कर रहे थे, स्ट्रेट पास कर रहे थे और बहुत स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है। बट कुछ एक अल्फा पार्टिकल्स थे जो क्या कर रहे थे, ऑलमोस्ट 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो हैवी पार्टिकल्स है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स क्या है, हैवी पार्टिकल्स है। तो हैवी पार्टिकल्स को 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट करवाने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स जो कि एक हैवी पार्टिकल है, ठीक है, उनको 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट करवाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए। तो ये कुछ पार्टिकल, वैसे तो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 180 डिग्री एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है। बट 180 डिग्री पे अगर कोई डिफ्लेक्ट कर रहा है तो यानी कि गोल्ड फॉइल के अंदर ऐसी स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रेजेंट है जो अल्फा पार्टिकल्स को 180 डिग्री पे भी डिफ्लेक्ट करवा रही है, ठीक है। तो अगर जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम लेके चले तो कुछ भी ऐसा स्ट्रॉन्ग उनके स्ट्रक्चर में अवेलेबल दिखाई नहीं देता ना, कि उन्होंने क्या बोला, सारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो उनके स्ट्रक्चर को अगर लेके चलें तो कुछ भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर हमें दिखाई या ऑब्जर्व नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या क्या थे। रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट था यही एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कि अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं उनको गोल्ड फॉइल से कोलाइड करवा रहे हैं, ठीक है। अब जो गोल्ड फॉइल्स है ना वो अल्फा पार्टिकल से ऑलमोस्ट 50 टाइम्स हैवी है, ठीक है। गोल्ड पार्टिकल्स आर 50 टाइम्स हैवियर देन अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। गोल्ड पार्टिकल्स कितने गुना हैवी है, 50 गुना हैवी है किससे, अल्फा पार्टिकल्स से, ठीक है। चलो, तो गोल्ड पार्टिकल्स तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या एज्यूम करेंगे कि वो तो फिक्स पोजीशन पे ही रहेंगे, ठीक है। तो मतलब अल्फा पार्टिकल और गोल्ड पार्टिकल के कोलाइड करने से गोल्ड पार्टिकल कोई भी डिटेक्टर पे नहीं पहुंच रहा,
क्यों? क्योंकि गोल्ड के पार्टिकल्स हैवी पार्टिकल्स है, ऑलमोस्ट 50 गुना ज़्यादा भारी हैं किससे? अल्फ़ा पार्टिकल्स से। तो डिटेक्टर पे तो जो पहुंच रहे हैं ना वो अल्फ़ा पार्टिकल्स ही पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो जो डिटेक्टर था उस पर काउंट किया गया कि कितने अल्फ़ा पार्टिकल्स पहुंच रहे हैं, ठीक है। डिटेक्टर से हमने काउंट किया कि कितने अल्फ़ा पार्टिकल्स पहुंच रहे हैं। तो एक रीडिंग के थ्रू ग्राफ प्लॉट किया किसके बीच में? स्कैटरिंग एंगल एंड number of particles detected at the detector, number of particles detected at the detector, ठीक है। इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो 10 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है, 10 रेज़ टू द पावर 3, 10 रेज़ टू द पावर 4, सही है। 10 रेज़ टू द पावर 7 तक कैसे चला जाएगा? 10 रेज़ टू द पावर 5, 10 रेज़ टू द पावर 4 यहाँ था, 10 रेज़ टू द पावर 5, 10 रेज़ टू द पावर 6, 10 रेज़ टू द पावर 7। ये इतने अल्फा पार्टिकल्स जो डिटेक्ट हो वो इधर ले लिया हमने, और कितने एंगल पे स्कैटर करना है, मतलब ये इनिशियल डायरेक्शन थी, ये गोल्ड फॉयल आया, ये डिटेक्टर है, तो इससे कितने एंगल पे डिटेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो ये इंसिडेंट और डिफ्लेक्टेड डायरेक्शन है जो ना, है ना, जो अल्फा पार्टिकल की, उनके बीच में एंगल है हमारा स्कैटरिंग एंगल, दैट इज थीटा एंगल, ठीक है। जो इंसिडेंट डायरेक्शन है एंड बाद में जब ये डिफ्लेक्ट हुआ है तो उनके बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल थीटा, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्राफ ऑब्टेन हुआ, और यहाँ पे 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, ये क्या है? एंगल्स है, ठीक है। ये क्या है? एंगल्स है। तो जो ग्राफ प्लॉट हुआ वो समथिंग लाइक दिस प्लॉट हुआ, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? देखो 10 रेज़ टू द पावर 7 के आसपास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं? 0 से 20 डिग्री के बीच में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। 10 रेज़ टू द पावर 7 कितना हुआ? 7 जीरोज, मतलब 5 जीरोज पे कितना हो जाता है? लैक्स, फिर 10 लाख, ठीक है। 10 रेज़ टू द पावर 7 का मतलब 1 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 1 करोड़ तक पार्टिकल कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे? 0 to 20, यानी स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स कैसे ही डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं? 0 और 20 के बीच में, इस एंगल के बीच में डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। कुछ एक अल्फा पार्टिकल्स देखो 10 और 2, 10 रेज़ टू द पावर 2, यानी 10 से लेके 100 पार्टिकल्स के बीच में कुछ पार्टिकल ऐसे थे जिनका स्कैटरिंग एंगल देखो कितना है? 140 डिग्री के आसपास पहुंचा हुआ है, यानी कि क्या है? ये गोल्ड फॉयल है, ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ठीक है। तो इनका डिफ्लेक्शन एंगल कितना है? 140 डिग्री तक के आसपास तक पहुंचा हुआ है, ठीक है। ये हमारा डिटेक्टर पे यहाँ पे जाके स्ट्राइक हुआ और यहाँ पे सिंटिलेशन प्रोड्यूस करेगा, यानी एक स्पार्क्स ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो डिटेक्टर से इन सिंटिलेशन को डिटेक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पासिंग स्ट्रेट बाय सफरिंग ओनली सम स्मॉल डिफ्लेक्शन, ठीक है। और मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टिंग टू एन एंगल ऑफ 140 डिग्री, है ना। इसको आगे भी रीडिंग लेंगे तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स 180 डिग्री पे भी क्या हो रहे थे? डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है। अब हमारे पास देखो जो स्क्रीन हमने यूज़ की है ना, स्क्रीन जो यूज़ कर रखी है दैट इज़ मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड, ठीक है। जो स्क्रीन यूज़ की है वो कौन से मटेरियल की बनी हुई है? जिंक सल्फाइड मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है। तो अगर अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अपनी इंसिडेंट डायरेक्शन से चेंज हो रहे हैं, तो उन पर फोर्स लग रहा होगा, है ना। बिना फोर्स के डिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है ना, ये तो पता है हमें। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि बिना ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। तो अल्फा पार्टिकल्स अगर स्ट्रेट जा रहे हैं तो स्ट्रेट ही रहेंगे अनलेस दे आर एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स जब लगेगी जिस वजह से
अब वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो कौन उन पे फोर्स लगा रहा होगा? देखो, जो हीलियम पार्टिकल्स आ रहे हैं तो उन पे कितना चार्ज है? हीलियम पार्टिकल्स पे कितना चार्ज है? 2e। ठीक है, हीलियम पार्टिकल्स पे कितना चार्ज है? 2e। और गोल्ड न्यूक्लियाई पे कितना चार्ज है? Ze। देखो Q इक्वल्स टू Ni फॉर्मूला होता है ना। हीलियम पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उनके 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो चुके हैं, तो उन पे कितना चार्ज है? 2e प्लस 2e चार्ज है ना, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। ठीक है, और ये Ze किस पे चार्ज है? गोल्ड पे चार्ज है। ठीक है, Ze किस पे चार्ज है? गोल्ड पे। तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगी? ये दोनों एक दूसरे, गोल्ड क्योंकि हैवी है तो गोल्ड पार्टिकल हीलियम पे क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज, और गोल्ड के न्यूक्लियस से सपोज ये कोलाइड कर रहे हैं। आप ज्यूम करते हैं कि गोल्ड के न्यूक्लियस से ये कोलाइड कर रहा है। ठीक है, तभी इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा ना। इलेक्ट्रॉन्स तो इसको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगाएंगे। कौन स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाएगा? गोल्ड का न्यूक्लियस जब हीलियम के न्यूक्लियस से कोलाइड करेगा, हीलियम पार्टिकल लार्ज डिफ्लेक्शन शो करेंगे। तो ये एक तरह से ये पॉजिटिवली चार्ज, एक तरह से ये पॉजिटिवली चार्ज। तो दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के बीच में कितनी फोर्स होती है? 1/4πε0। ठीक है, फर्स्ट चार्ज 2e, सेकंड चार्ज Ze। ठीक है, और मान लो ये एक दूसरे से, जैसे अल्फा पार्टिकल यहाँ है, गोल्ड का न्यूक्लियस यहाँ है सपोज। ठीक है, तो इनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, तो वो सपोज कितना है? r। तो ये एक दूसरे पे इतनी फोर्स लगा रहे हैं, 1/4πε0 Ze/r²। ये फोर्स से, क्योंकि गोल्ड एक हैवी पार्टिकल है, वो मूव नहीं कर पाएगा। कौन मूव हुआ है? जो लाइट है दोनों में से, और दोनों में से लाइट पार्टिकल कौन सा है? हीलियम पार्टिकल। समझ लो। ठीक है, तो इस फोर्स की वजह से डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल शो कर रहे हैं, है ना। स्कैटर, अगर ये फोर्स नहीं होती तो ये क्या करता? स्ट्रेट जाता। सही है, और अगर ये फोर्स लगा रहे हैं तो कितनी फोर्स लगा रहे हैं? गोल्ड का न्यूक्लियस इतनी फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, दोनों लगा रहे हैं इतनी फोर्स एक दूसरे पे, बट क्योंकि गोल्ड हैवी पार्टिकल है तो वो मूव नहीं कर पाएगा। हीलियम एज कम्पेरेड टू गोल्ड लाइट पार्टिकल है, जिस वजह से वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। सही है, चलो। तो अब रदरफोर्ड ने जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को ना डिस्कार्ड कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने बोला कि इसमें कोई ना कोई कमी है। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री के अप्रॉक्सीमेट डिफ्लेक्शन भी हो रही है हीलियम पार्टिकल्स में। तो इतने ज़्यादा डिफ्लेक्शन करवाने के लिए स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए। ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग फोर्स थॉमसन्स मॉडल से नहीं पता चलता। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम से नहीं पता चलता। तो रदरफोर्ड ने अपना खुद का एक न्यू मॉडल ऑफ एटम दिया कि एटम इस तरह से होगा। उन्होंने क्या बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो सारा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट है, और एटम के जस्ट बिल्कुल सेंटर में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द मास जो एटम का है वो किसकी वजह से होगा? पॉजिटिवली चार्ज एटम्स की पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की वजह से होगा। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या है अपना एटम का मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने बोला कि जो जे थॉमसन जैसे बोलते हैं कि एटम में पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड ने अपना एटम का स्ट्रक्चर कैसा बताया कि एटम इज प्रेजेंट इन द सेंटर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम। ठीक है, सपोज ये पूरा एटम का स्ट्रक्चर है, तो बिल्कुल सेंटर में क्या प्रेजेंट है? सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? इसके सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के सराउंडिंग में। ठीक है, और ये बीच का स्पेस क्या है? एम्प्टी है। ठीक है, तो जो रिजल्ट्स मिले थे हम इस एटॉमिक मॉडल से इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रहे थे? स्ट्रेट पास कर रहे थे ना। तो हो क्या रहा होगा कि रदरफोर्ड एटम को माने तो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, और सराउंडिंग्स में कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है,
ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से पास कर रहे होंगे, इन दोनों के बीच के स्पेस से पास कर रहे होंगे, ठीक है। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से पास कर रहे होंगे, इन दोनों के बीच के स्पेस से पास कर रहे होंगे, ठीक है। तो बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाने के लिए कोई है नहीं, इस वजह से वो स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। अब इतने सारे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं तो ये प्रोबेबिलिटी होगी कभी ना कभी तो कोई अल्फा पार्टिकल होगा जो न्यूक्लियस, ये गोल्ड का न्यूक्लियस है सपोज, ठीक है, गोल्ड के न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर से पास कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे गोल्ड न्यूक्लियस का सेंटर है ना, एटम का सेंटर है, वहाँ से पास कर रहे हैं। अब ये गोल्ड का न्यूक्लियस क्या है, हैवी एटम है, ठीक है। अब यहाँ से कौन आ रहे थे, एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों बिल्कुल आमने सामने आएंगे तो ये एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे और अल्फा पार्टिकल अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। और क्योंकि जब ये बिल्कुल इसके पास से जा रहा होगा अल्फा पार्टिकल, तो ये जो डिफ्लेक्शन है क्या होगी, ज़्यादा फोर्स लगेगी दोनों पे, ठीक है, जिस वजह से ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल पे भी अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था कि सेंटर में सारा पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व कर रहे हैं इन दी जस्ट लाइक प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है। तो जो रिजल्ट्स थे एक्सपेरिमेंट के वो भी हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट क्यों जा रहे थे, क्योंकि वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में से पास कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लग रही थी, बट कुछ एक अल्फा पार्टिकल्स जो बिल्कुल न्यूक्लियस के अलोंग ही पास कर रहे हैं तो वो ज़्यादा फोर्स सफ़र करेंगे। कितनी फोर्स सफ़र करेंगे अभी बताया, 1/4πε0। जैसे अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो उस पर कितना चार्ज है, 2e पॉजिटिव चार्ज, गोल्ड के न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, Ze, और जब वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है तो ये क्या लगेगा, इन पे फोर्स लगेगा, सही है। चलो अब एक टर्म आती है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है कि जो सपोज ये ये न्यूक्लियस है गोल्ड का, किसका न्यूक्लियस है, गोल्ड का, और ये आ रहा है अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ये आ रहा है अल्फा पार्टिकल। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या बोलता है कि गोल्ड न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, दैट इज द इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। इम्पैक्ट पैरामीटर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल, इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस, उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सही है। तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज Ze² cot of θ/2, Ze² cot of θ/2 divided by 4πε0 into kinetic energy of अल्फा पार्टिकल, ठीक है। इम्पैक्ट पैरामीटर थीटा क्या है यहाँ पे, स्कैटरिंग एंगल, के किसकी काइनेटिक एनर्जी, अल्फा पार्टिकल की, जेड किसका चार्ज है, गोल्ड न्यूक्लियस का चार्ज है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द गोल्ड न्यूक्लियस ऑफ द गोल्ड एटम, ठीक है। तो जितना ये बी ज़्यादा होगा, बी जितना ज़्यादा होगा देखो, उतना अल्फा पार्टिकल्स क्या होंगे, न्यूक्लियस से दूर पास कर रहे होंगे, दूर से पास कर रहे होंगे, न्यूक्लियस से दूर होंगे, ठीक है। और जितना बी कम होगा उतना अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस के पास से जा रहे हैं, ठीक है। तो बी ज़्यादा होने के लिए थीटा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। बी ज़्यादा होने के लिए थीटा क्या होना चाहिए, हमारा कम होना चाहिए, ठीक है। तो यानी या ऐसे समझ लो बी ज़्यादा है तो थीटा क्या होगा, कम होगा, स्कैटरिंग कम होगी, बी जितना ज़्यादा है थीटा स्कैटरिंग एंगल उतना ही क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। थैंक यू।